नमस्कार। उड़ीसा की पावन धरा पर स्थित जगन्नाथपुरी धरती का इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहां बसते हैं नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ। और इन दिनों दे देखिए उन्हीं का मंदिर खतरे में है, और खतरा किसी और से नहीं बल्कि चूहों के आतंक से। इन दिनों प्रभु जगन्नाथ के गर्भगृह में चूहों ने आतंक मचाया हुआ है। चूहों की बढ़ती तादाद ने तबाही ला रखी है। एक और जहां चूहे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पोशाकों को कुतर रहे हैं, दूसरी तरफ लकड़ी की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देवताओं को चढ़ाए गए भोज सामग्री से लेकर फूलों को भी चूहे चट कर जा रहे हैं। और इसमें देखिए मंदिर के सेवादारों का ये कहना है, चूहों और उनके कचरे के बीच हमें दैनिक पूजा और अनुष्ठान करना मुश्किल हो गया है। हर दिन वे देवताओं के वस्त्र और माला को नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा चूहे देवताओं के चेहरे को भी खराब कर रहे हैं, जो कि मंदिर के नियम ये कहते हैं कि जानवरों को मंदिर के अंदर मारने या जहर देने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और इसलिए चूहों की बढ़ती तादाद ने मंदिर प्रशासन की मुश्किलें फिलहाल बहुत बढ़ा रखी हैं। अब चूहों को जिंदा पकड़ने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक भक्त द्वारा चूहा पकड़ने की एक मशीन भी मंदिर समिति को भेंट की गई, लेकिन उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि सेवकों द्वारा ये तर्क दिया गया है कि गर्भगृह में मशीन की भिनभिनाती हुई आवाज से भगवान की नींद में खलल पड़ सकता है, और इसलिए इस मशीन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 100 बात की एक बात यह कि प्रभु जगन्नाथ के गर्भगृह से विनाश के संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि गर्भगृह में बढ़ती चूहों की तादाद कैसे विनाश का सूचक है, तो हम आपको ये बता दें कि धर्म ग्रंथों में चूहे को भले ही बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की सवारी बताई गई है, लेकिन इसे अज्ञानी शक्तियों का भी प्रतीक माना गया है। लिहाजा जिस जगह ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी होती है, वो बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। वो जगह ज्योतिष अनुसार अचानक से किसी भी जगह, चाहे वो घर हो या फिर मंदिर, चूहों की संख्या का बढ़ना मुसीबत का संकेत देता है। भारत का अतीत इस बात का गवाह है कि जगन्नाथपुरी में अप्रिय घटनाएं अनहोनी का संकेत हमेशा से देते आई हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि जब जब जगन्नाथपुरी में कोई अनहोनी घटी है, तो उसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है। कहते हैं कि जिस दिन मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हुआ, इसी दिन समुद्री तूफान फानी ने भयंकर तबाही मचाई भारत में। उसके बाद ध्वज का गिरना, गिद्ध का गुंबद पर बैठना और फिर ध्वज का फिर से गिरना, इन असाधारण घटनाओं के बाद ही देखिए कोरोना का ऐसा प्रकोप देखने को मिला, जिसमें लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा मंदिर परिसर में कभी झगड़ों के कारण तो कभी किसी रहस्यमय वजह के चलते खून के धब्बे भी देखे गए, जिसके चलते कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महानुष्ठान किया गया। मंदिर की परंपराओं में देखिए अव्यवस्था, प्रभु जगन्नाथ का अपमान, गुंबद से पत्थरों का गिरना, कल्प वृक्ष का गिरना, मंदिर के ध्वज का जलना, नील चक्र का टेढ़ा होना, त्रिदेव के वस्त्रों पर आग लगना, और हाल फिलहाल में तो देखिए गर्भगृह में चूहों का आतंक। दुनिया ने बीते कुछ सालों में जगन्नाथपुरी मंदिर में ये सब होते हुए देखा, जिसका वर्णन सदियों पहले संत अच्युतानंद दास महाराज अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्यवाणी पुराण में करके गए। जी हाँ, 600 वर्ष पूर्व प्रभु जगन्नाथ की इसी धरा पर उन्हीं के अवतार माने गए संत अच्युतानंद दास महाराज हुए, जिन्होंने ताड़ के पत्तों पर खासकर कलयुग में होने वाली घटनाओं का बखान किया। जगन्नाथ धाम से जुड़ी अप्रिय घटनाओं के बारे में भी लिखा, जिसे मौजूदा समय में सच होते हुए अब पूरी दुनिया देख रही है। तो मंदिर परिसर के मौजूदा हालातों को देखते हुए स्थानीय लोगों को अब इस बात का डर सता रहा है कि भविष्य में कुछ अप्रिय घटनाएं देश को 100 साल पीछे धकेल सकती है। किसी लोकप्रिय नेता को नुकसान पहुंच सकता है, कुदरत का कहर बर्बादी भी मचा सकता है, और प्रभु जगन्नाथ के गर्भगृह से विनाश के संकेत देश के किसी अनहोनी का संकेत तो दे ही रहे हैं। लेकिन क्या इस अनहोनी के संकेत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा सकता है? इस पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री किशिदा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं, और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी
और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, MSME, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।